नमस्कार दोस्तों। चाइना द्वारा ताइवान के विषय में कई बड़े देशों को डराने धमकाने के बाद आज फिर वन चाइना पॉलिसी चर्चा में बनी हुई है। आइए प्रश्नोत्तर के द्वारा सरल तरीके से समझते हैं इस विषय को। आखिर वन चाइना पॉलिसी की पृष्ठभूमि क्या है? हमें इसे समझने के लिए चाइनीज सिविल वॉर पर नज़र डालनी होगी। यह गृह युद्ध दो विचारधाराओं का था, जिसमें कम्युनिस्टों द्वारा नेशनलिस्ट की हार के बाद कम्युनिस्टों का मेनलैंड चाइना पे एक छत्र राज कायम किया, जैसे आज भी हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। वहीं हार के बाद नेशनलिस्ट विचारधारा के समर्थकों ने ताइवान में शरण ली और वहाँ पे अपनी सत्ता की स्थापना करी। उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया। दोनों ही सत्ताओं ने दुनिया के सामने अपने आप को आधिकारिक चाइना की तरह प्रस्तुत किया। किंतु जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने चाइना के क्षेत्रों को छोड़ा तो उन्होंने सत्ता किसी एक पार्टी को नहीं सौंपी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर क्यूमिंगटंग की सरकार थी जो एक राष्ट्रवादी पक्ष था, इसलिए वो चाइना पे अपना अधिकार मानते थे। लेकिन वे माओ वाले कम्युनिस्ट पक्ष से गृह युद्ध में ज़्यादातर जगहों पे हार गए थे तथा शुरुआत में आधिकारिक चाइना की पहेली को दुनिया को समझना मुश्किल सा था। 1971 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं, उसे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की मान्यता प्राप्त थी और वेस्टर्न ब्लॉक से उसे पूरा समर्थन मिला हुआ था। वहीं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार मेनलैंड ऑफ चाइना, जिसमें चाइना के अधिकतर क्षेत्र आते हैं, उस पर अपना आधिपत्य जमा चुकी थी तथा शीत युद्ध के मध्य में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूएसएसआर जैसे दो कम्युनिस्ट देशों के बीच में सीमा विवाद और कैपिटलिस्ट देशों द्वारा मेनलैंड ऑफ चाइना को एक बड़ी मार्केट की तरह देखे जाने के बाद यह मसला एकदम एक तरफा हो गया, जिसके फलस्वरूप 1971 में चाइना मेनलैंड को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट प्राप्त हुई और फिर ताइवान के अस्तित्व का संघर्ष शुरू हो गया। चाइना ने हमेशा से ही वन चाइना पॉलिसी को लेकर एग्रेसिव डिप्लोमेसी को चुना और कोशिश करता रहा कि हर बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में वन चाइना पॉलिसी को एक प्रमुख शर्त की तरह रखे, जिसका असर यह हुआ कि आज कुछ दर्जन भर छोटे देश ही ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। ये चाइना का प्रभाव ही है कि यूनाइटेड नेशन भी ताइवान जैसे डेमोक्रेसी को मेंबर के रूप में अस्वीकार करता है। फिर वैश्विक दुनिया में ताइवान कहाँ खड़ा होता है? चाइना के बड़े प्रभाव के साथ और विश्व भर के देशों की इकोनॉमी को एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ताइवान जैसी मजबूत मगर छोटी अर्थव्यवस्था एकदम अलग थलग पड़ चुकी है। कोई भी बड़े वैश्विक संगठन उसे मान्यता देने से बचते हैं, वहीं बड़े देश उससे औपचारिक रिश्ते नहीं रखते तथा ट्रेड इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल सेंटर्स के द्वारा अनौपचारिक रिश्तों को तरजीह देते हैं। यही कारण है कि ताइवान के सिर्फ 14 यूएन सदस्यों के साथ आधिकारिक संबंध है तथा अभी तक कम्युनिस्ट चाइना की वन चाइना पॉलिसी पूर्ण रूप से प्रभावी है। फिर चाइना के विचार में ताइवान का क्या अस्तित्व है? चाइना ने कभी भी ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है तथा वो उसको अपना एक प्रांत मानता है, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम मेनलैंड ऑफ चाइना से कुछ अलग है, पर समय के साथ जो चाइना का पूर्णतः हिस्सा बन जाएगा, चाहे इसके लिए चाइना को बल का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। मोटे तौर पे वन चाइना पॉलिसी इसी विचार को रखती है। इस विषय में पश्चिमी देशों की क्या भूमिका है? जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज़ की भूमिका की बात है तो हम उसे हिपोक्रेसी के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि वो सारे देश आज एक लोकतांत्रिक देश की बजाय चाइना जैसे सत्तावादी या अथॉरिटेरियन देश के साथ खड़े हैं। फिर क्यों वो नॉर्थ कोरिया की सत्ता को नैतिक रूप से गलत ठहराते हैं, जबकि नैतिकता से उनका कोई सरोकार नहीं तथा आज की कैपिटलिस्ट दुनिया में अर्थव्यवस्था ही रिश्तों के आधार तय करती है। भारत का वन चाइना पॉलिसी के विषय में क्या राय है? भारत उन देशों में शामिल है जिसने वन चाइना पॉलिसी को आधिकारिक रूप में सबसे पहले मान्यता दी और ताइवान के साथ अपने रिश्ते अनौपचारिक रखे तथा इस निर्णय के पीछे कुछ लोगों के निजी स्वार्थ जुड़े थे जो अपने आप को ग्लोबल लीडर समझते थे। शायद ये भ्रम 1962 की इंडिया चाइना वॉर के बाद समाप्त हुआ तथा कुछ दशकों तक ताइवान को लेकर हमारी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ।
लेकिन 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी ने इस यथास्थिति में कुछ अंतर लाया। इसका प्रभाव ये हुआ कि 1995 में इंडिया और ताइवान में एक दूसरे के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस की स्थापना हुई तथा इसका श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व को जाता है तथा बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के साइन होने, डायरेक्ट एयरलाइंस के शुरू होने तथा इसी तरीके के कई निर्णयों ने भारत और ताइवान के रिश्ते को घनिष्ठ बनाया। कोरोना वायरस की महामारी के समय भारत सरकार द्वारा FDI में बदलाव तथा चाइना और ताइवान को लेकर दोहरे नियम भारत की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी की ओर इशारा है। कोरोना वायरस के महामारी के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वन चाइना पॉलिसी का क्या भविष्य है? जैसे हम इतिहास में वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर के अंत के बाद आए हुए निर्णायक बदलावों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही कोरोना वायरस की महामारी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर शुरुआत है, जिसमें चाइना की ओवर सीक्रेटिव पॉलिसीज़ के कारण हुए वैश्विक नुकसानों की ओर देखा जाएगा, जिससे चाइना को अलग थलग करने की सूरत हाल हो सकती है। पर फिलहाल ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन 2020 की एनुअल मीटिंग के दौरान पूरी दुनिया की कोशिश के बावजूद चाइना ने ताइवान को मीटिंग से बाहर रखने में कामयाबी हासिल की। इससे हम समझ सकते हैं ताइवान के लिए अभी राह मुश्किल है। भारत द्वारा किस डिप्लोमेटिक एक्शन को वन चाइना पॉलिसी के विषय में श्रेष्ठ कहा जा सकता है? जैसे कि कहा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी परमानेंट नहीं है और इसको देखते हुए इंडिया को बैक चैनल डिप्लोमेसी से ताइवान के इश्यूज़ को वर्ल्ड फोरम में रखना चाहिए। ताइवान और हांगकांग जैसे इश्यूज़ भारत को मौका दे सकते हैं कि वो अक्साई चीन और तिब्बत जैसे विषय में चाइना के साथ डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग कर सके। यही सही समय है जब हम अखंड भारत के सपने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वन चाइना पॉलिसी पर चर्चा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।